आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है बलराम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वह है रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहां पर आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। और अपन जानते हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये पता है ना, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब उष्मा का विनिमय नहीं होगा। और उष्मा का विनिमय नहीं होगा तो उष्मागति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार अपन बोल सकते हैं डेल ई इक्वल टू, अपन ने लिखा था Q प्लस डब्ल्यू। जब Q जीरो है इसमें, क्योंकि अपना प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो Q इक्वल टू जीरो होगा तो अपन लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी गैस के अंदर अगर काम किया जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, या एडियाबेटिक जो चक्र होता है उसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जो काम करते हैं तो उसके अंदर जो कमी आएगी ना वो किस में आएगी, इंटरनल एनर्जी में, उसकी आंतरिक ऊर्जा में। मतलब काम किसके द्वारा किया जाएगा, आंतरिक ऊर्जा के द्वारा काम किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस के अंदर रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर अपन कार्य करते हैं तो जो सिस्टम होता है उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, या अपन बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो जो कार्य में ऊर्जा खर्च होती है वो कौन सी होती है, आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है अपनी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओवरऑल सिस्टम के अंदर टेम्परेचर में कमी आती है। अब ये बोला जाता है कि सिस्टम पर अपन काम कर सकते हैं, सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है। ये भी होता है ना कि जब सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आती है, और जब सिस्टम पर काम किया जाता है ना तो टेम्परेचर बढ़ता है और आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दो आज, रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस लिखो इसमें। हम जानते हैं कि हेडिंग डाल देना आप लोग, रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन लिखो इसमें। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों में उष्मा का विनिमय नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती एडियाबेटिक प्रोसेस में। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों में उष्मा का विनिमय नहीं होता, अर्थात Q इक्वल टू जीरो, अर्थात Q इक्वल टू जीरो, अर्थात Q इक्वल टू जीरो। अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख लो यहाँ पर डेल इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिखो इसमें, ये लिख लिया होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से, डेल इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू, डेल इक्वल टू डब्ल्यू। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में यदि गैसों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो, इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में यदि गैसों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में यदि गैसों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। इसके विपरीत यदि कार्य गैसों पर किया जाता है, मतलब सिस्टम पर किया जाता है, इसके विपरीत यदि कार्य गैसों पर किया जाता है तो अपन को पता है कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो इंटरनल एनर्जी वो भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में या इंटरनल एनर्जी के अंदर ग्रोथ होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप ताप में भी वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप ताप में भी वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप ताप में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो अपन ने लिख दी। अब इसमें अपन देखेंगे, देखो ताप आयतन संबंध देखेंगे, दाब आयतन संबंध देखेंगे। तो आप लोग पहली हेडिंग लगा लो इसी के अंदर, ताप आयतन संबंध, ताप आयतन संबंध, ताप आयतन संबंध, रिलेशन इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ताप आयतन संबंध। अब देखो यहाँ पर अपन को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना,
कि मान लो कोई आइडियल गैस है, उसके n मोल आदर्श गैस ले लिए अपन ने, ठीक है। उस n मोल आदर्श गैस के अंदर अपन देखते हैं गैस इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर वॉल्यूम पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो n मोल आदर्श गैस का टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, मैंने क्या बोला, माना n मोल गैस का ताप T है, T दाब P, मैंने बोला माना n मोल गैस के द्वारा, n मोल आदर्श गैस है, कौन सी गैस है, आदर्श, और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है अपना, PV इक्वल टू nRT। माना n मोल आदर्श गैस का ताप T, दाब P और आयतन V है, दाब P और आयतन V है। अब ये अपन जब आदर्श गैस की बात करते हैं, जब पिस्टन की बात करते हैं, तो पिस्टन के अंदर अपन ऐसे पिस्टन बनाते थे, ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते, नीचे गैस का प्रेशर होता था। तो इसमें एक अपोजिंग प्रेशर भी तो होता है ना, प्रतिरोधी दाब। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर, माना n मोल आदर्श गैस का ताप T, दाब P और आयतन V है, और गैस में अगर उत्क्रमणीय अवस्था में अगर अपन प्रसार करवाएं, कैसे, उत्क्रमणीय अवस्था में, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अपन को पता, धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर अपन वर्क करवा देते हैं। मैंने उत्क्रमणीय कार्य भी बताया था, और जो आपको पता है उत्क्रमणीय प्रोसेस कैसे होती है, छोटी छोटी स्टेप्स में होती है कि ऊपर में जो इसका जो अपोजिंग प्रेशर लग रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा कम कर देंगे, इस तरह से ऊपर जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो यहाँ पर अपन अपोजिंग प्रेशर तो लगाएंगे, तो अपन बोल रहे हैं कि वहां पर प्रतिरोधी दाब भी होगा कुछ न कुछ, और उस दाब के विरुद्ध आयतन में कौन सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आता है ना। जैसे ये पिस्टन था, इसके अंदर ऊपर अपन ने प्रेशर लगाया, नीचे गैस का प्रेशर था, अब इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो डीवी आयतन में परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा ना, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो ताप आयतन संबंध, और इसमें एक बार लिख लो क्योंकि साथ का साथ अपन इसको करते चलेंगे। ताप आयतन संबंध, ये एक दो लाइन लिख लो पहले आप लोग। ताप आयतन संबंध में माना n मोल आदर्श गैस का ताप T, माना n मोल आदर्श गैस का ताप T, दाब P, माना n मोल आदर्श गैस का ताप T, दाब P और आयतन V है, और आयतन V है, और आयतन V है। यदि गैस का उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो ताप P प्रतिरोधी दाब होगा। अवस्था में प्रसार होता है तो P प्रतिरोधी दाब होगा, P प्रतिरोधी दाब होगा। उत्क्रमणीय अवस्था जो अपना प्रेशर था ना, वो कैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर उत्क्रमणीय अवस्था में अगर अपन प्रसार करते हैं तो जो अपना प्रेशर है वो क्या होगा, प्रतिरोधी दाब P होगा, P होगा। इस दाब के विरुद्ध आयतन के, इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए, इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए गैस द्वारा किया गया कार्य, और अपन को पता है गैस द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो W इक्वल टू माइनस PdV। आप लोगों को दिख रहा है ना आराम से, W इक्वल टू माइनस PdV। अब एक काम करना, साथ के साथ लिखते चलना, क्योंकि नोट्स वोट्स एक साथ ही लिखा रहा हूं मैं। तो अपन ने बोल दिया कि किया गया कार्य होगा W इक्वल टू माइनस PdV। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था रुद्धोष्म प्रक्रम, तो मैं बोल रहा हूँ रुद्धोष्म प्रक्रम में W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E। तो अपन बोल सकते हैं डेल E इक्वल टू माइनस PdV। मैंने बोला W इक्वल टू क्या है, PD माइनस PdV, और रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन ने देखा था W इक्वल टू क्या हो रहा था, अभी PdV, W इक्वल टू माइनस डेल E हो रहा था ना, या इसको अपन डेल्टा की जगह स्मॉल चेंज की बात करें, W इक्वल टू DE कर सकते हैं। तो DE क्या हो सकता है, माइनस PdV। यहाँ पर डेल्टा की जगह लिख देता हूँ D, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब अपन बोलेंगे, हम जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए, अब ये जानते भी आप लोग, हम जानते हैं कि 1 मोल
1 मोल आदर्श गैस के लिए या 1 मोल गैस के लिए डी, हम जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए डी इक्वल टू सी वी डी टी होता है। और ये आप लोग जानते हो भी हो कैसे, देखो मैंने ये बता दूं कहाँ से आया है। अपन लोग लिखते थे कि एनर्जी का फंक्शन, एनर्जी किसका फंक्शन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता था, मैंने बताया था ये आपको। तो इसका अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये आता था डी ई इक्वल टू डेबर ई डेबर वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेबर ई डेबर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डी टी आता था ये। तो अपन को पता था स्थिर आयतन पर, मैं बोलता था वहाँ पर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर स्थिर आयतन पर डी वी इक्वल टू 0 और डी वी इक्वल टू 0 होते हैं, ये भी 0 हो जाता था पूरा का पूरा टर्म। तो यहाँ पर डी ई इक्वल टू क्या बचता था, इसको क्या लिखते थे अपन, डेबर ई डेबर टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर सी वी स्थिर आयतन पर उसमें आधारिता बोलते थे ना अपन, सी पी और सी वी पढ़ते थे। तो ये तो सी वी हो गया और ये डी टी हो गया, तो डी ई इक्वल टू सी वी डी टी यहाँ से आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो अपन हम जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए डी ई इक्वल टू सी वी डी टी होता है। अब देखो यहाँ पर ये तो 1 मोल गैस की बात हो गई। अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे n मोल गैस के लिए, अतः n मोल गैस के लिए तो ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू एन सी बी डी टी। अब समीकरण नंबर 3 और 1 से अपन लिख सकते हैं ना, समीकरण नंबर 3 व 1 से देखो, क्योंकि डी ई एन सी बी डी टी भी और डी ई पी डी वी भी है, तो डी ई के दोनों मान अपन इक्वल टू में लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एन सी बी डी टी माइनस पी डी वी, इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूं मैं। अब आप लोगों को पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, ये तो पता ही है ना। आदर्श गैस के एन मोल के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं समीकरण 5 से मान 4 में रखते तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना। P का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो भाई, आप बड़े अच्छे बच्चे हो। एन सी वी डी टी इक्वल टू एन आर टी और यहाँ पर डी वी हो रहा है। ठीक है, एन सी वी डी टी इक्वल टू हो गया एन आर टी, इसको डी वी को डी वी अपॉन वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दिया मान आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह। अब देखो यहाँ पर एन सी वी डी टी इक्वल टू माइनस एन आर टी। अब अपन यहाँ पर इसको ऐसे कर लें क्या, पक्षांतरण कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ पक्षांतरण करने पर, कोई बुरी बात थोड़ी पक्षांतरण करना है ना, मतलब सेम ही आ जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एन से तो एन काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ एन है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये टी है ना, इसको इधर ले आओ बस, सी वी डी टी अपॉन टी आर, यहाँ आर बचा और ये बचा डी वी अपॉन वी, -7 का 7 ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी वी डी टी अपॉन टी माइनस आर डी वी अपॉन वी, इसको दे दो समीकरण नंबर आगे का दे देते हैं, कोई सा भी कोई बात थोड़ी है। इसको दे दिया मैंने 6, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर समीकरण 7 का अगर मैं समाकलन करना चाहूँ लिमिट लेके T1 से T2 कर दूं और आयतन V1 से V2 की लिमिट ले लूँ और इसका अगर समाकलन करूँ तो क्या होगा, लिखो यहाँ पर समीकरण 7, आप लोग लिखो मैं लिखवा देता हूँ। समीकरण 7 का ताप T1 से T2 तथा आयतन V1 से V2 की सीमाओं में समाकलन करने पर, सीमाओं में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर सी वी तो अपना कांस्टेंट है, डी टी अपॉन टी T1 से T2 इक्वल टू आर भी कांस्टेंट था V1 से V2। 1/x का समाकलन क्या होता है बच्चों, मैथ वाला तो बढ़िया अच्छे से जानते हैं तो अपन भी जान लें भाई भाइयों वालों, ln x होता है। तो यहाँ पर 1/t का क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा। और जब लिमिट लग जाती है, मान लो इसका यहाँ पर अगर लिमिट लगाते तो कैसे होते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे ना,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समाकलन कई बार बताया मैंने आपको, है ना। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, और इसका क्या हो जाएगा माइनस आर वन अपॉन वी का क्या हो जाएगा एल एन वी, और लिमिट लगी हुई है तो एल एन वी टू अपॉन वी वन, आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाइयों? नहीं है ना दिक्कत, तो फिर दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू माइनस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या इस माइनस को हटाना चाह रहा हूँ मैं, तो मेरी मदद करोगे आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। यहाँ से मैंने इसको उल्टा कर दिया, वी वन अपॉन वी टू कर दिया, ठीक है। तो अपना ये माइनस हट गया, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, आर एल एन वी वन अपॉन वी टू। अब देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉग वाला, m की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, n log m। तो यहाँ पर ये पावर इधर पहुँचा दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, n log m ही तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो या करके इसकी पावर सी वी की पावर आर, कोई दिक्कत नहीं है, होनी नहीं चाहिए। दिख रहा है ना, अभी तक तो दिख रहा है। अब अपन कर देते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो दोनों को एलएनओ को हटा देना भाई, टी टू अपॉन टी वन सी वी वी वन अपॉन वी टू आर। दिख रहा है ना, टी टू अपॉन टी वन, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू है, ये है ना। आप लोगों को मैं बता दूं, ये दिख नहीं रहा आपको, वी वन अपॉन वी टू की पावर आर है। अब इधर आ जाओ, किधर, इधर की साइड। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं ना, तो मिटा रहा हूं मैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, साथ के साथ लिखते चलो, है ना। तो ये अपना हो गया। अब देखो ये था टी टू माइनस टी वन सी वी। देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू की पावर आर अपॉन सी वी। अब किसी के दिमाग में नहीं आ रहा हो ना, तो एक काम करना, ये जो सी वी है ना, ये जो पावर है, इस पावर में मैंने क्या किया, एक तरह से सी वी को मल्टीप्लाई वन अपॉन सी वी से कर दिया, तो सी वी से सी वी कट गया एक तरह से। और इधर क्या है पावर आर, इसको मल्टीप्लाई सी वी से करेंगे तो क्या होगा आर अपॉन सी वी। जो पावर है, पावर को वन अपॉन सी वी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, तो सी वी से सी वी कट जाएगा, जबकि यहाँ पर सी वी नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया आर अपॉन सी वी, ठीक है। अब एक काम, एक मिनट देखो, यहाँ पर आर का मान अपन को पता है कि नहीं है, क्योंकि अपन पढ़ के आए हैं अभी गैस स्थिरांक सीपी और सीवी में जब संबंध याद कर रहे थे अपन, वहां पर भी मैंने लिखा था आर इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। ये आ रहा था सीपी माइनस सीवी आ रहा था ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। आर इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, तो यहाँ पर आर का मान रख देते हैं टी टू अपॉन टी वन वी वन अपॉन वी टू सीपी माइनस सीवी अपॉन सीवी। अब देखो यहाँ पे सीवी का भाग दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ये टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो ये तो हो गया सी पी अपॉन सी वी, माइनस वन आ जाएगा ना, सी वी में सी वी का भाग एक बार गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस वन, ठीक है। अब देखो सी पी और सी वी क्या होती है, चूंकि सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू, सी पी तो क्या होती है और सी वी क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता, उष्माधारिताएं होती है। स्थिर दाब पर मोलर उष्माधारिता, स्थिर दाब पर मोलर उष्माधारिता, और ये क्या है स्थिर आयतन पर।
स्थिर आयतन पर मोलर उष्मा। अब दोनों की जगह में एक नया कांस्टेंट ले आऊंगा, कोई दिक्कत किसी को? इक्वल टू गामा कर दूं, इक्वल टू गामा, एक नया कांस्टेंट ले आया मैं इन दोनों की जगह गामा। Cp और Cv की जगह मैंने क्या लिख दिया? गामा। तो यहां गामा लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो बता देना, है ना। T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2, इन दोनों की जगह Cp और Cv की जगह मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया गामा। तो ठीक है, समीकरण 7 दे दिया था, इसको समीकरण नंबर 8 दे देता हूं मैं। अब देखो क्या हो गया, एक तरह से T1 V1 और T2 V2 लिख सकते हैं इसको तो अपन। T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, 9 दे दो। ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? टीवी, क्योंकि T1 T2 कुछ भी लिख सकते हो। टीवी की पावर क्या है? गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो गया? टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक। ये अपना समीकरण नंबर 10 हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। टीवी की पावर गामा माइनस 1 स्थिरांक। अब आप लोग लिखो समीकरण 8, 9 व 10 ताप तथा आयतन में संबंध दर्शाती है। समीकरण 8, 9 व 10 ताप व आयतन में संबंध दर्शाती है। समीकरण 8, 9 व 10 ताप तथा आयतन में संबंध दर्शाती है। तो ये अपना ताप आयतन संबंध की बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये अपना ताप आयतन संबंध था। अब इसी प्रकार से दाब आयतन संबंध और एक और ताप दाब संबंध, उसकी भी बात कर लेंगे अपन, है ना। अब देखो आप लोग हेडिंग डालो दाब आयतन संबंध। दाब आयतन संबंध अपन ने अभी तक देखा था ताप आयतन संबंध, अब अपन देखेंगे दाब आयतन संबंध। ये बोला जाता है आदर्श गैस के जो नियम है और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके जो ताप आयतन संबंध है उनको अपन दाब आयतन संबंधों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस के जो नियम है उनका उपयोग करते हुए अपन जो ताप दाब आयतन संबंध पढ़ा था, अपन ने ताप आयतन संबंध पढ़ा था, उसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं? दाब आयतन संबंध में। तो आप लोग हेडिंग लगा के लिखो दाब आयतन संबंध में आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस नियमों एवं आदर्श गैस समीकरण का, आदर्श गैस नियमों एवं आदर्श गैस समीकरण का, आदर्श गैस नियमों एवं आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके निम्न तो क्या उपरोक्त हो गया, करके निम्न ताप आयतन संबंध को दाब आयतन संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्न ताप आयतन संबंध को दाब आयतन संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो अपना ताप आयतन संबंध अपन अभी देखा, जस्ट देखा अपन ने, क्या होता था? T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 V2 की पावर गामा माइनस 1 होता है। देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, T2 अपॉन T1 और V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये समीकरण 1 दे देता हूं मैं इसको, ना। ये अपना क्या था? ताप आयतन संबंध था। अब इससे अपन दाब आयतन संबंध कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला था? आदर्श गैस नियम और आदर्श गैस समीकरण हो। तो मैं बोल देता हूं आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए अपन को पता है, आदर्श गैस के लिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा, P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2। ये तो आप लोगों को पता होगा ना। आदर्श गैस के लिए अपन लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे कि P1 V1 अपॉन T1 और इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लिखा है, या अपन इसको लिख सकते हैं ना, या करके इस T2 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो गया? P2 V2 अपॉन P1 V1। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अपन आराम से लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर ऐसा करते हैं, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। अब आप लोग यहां पर ये लिख लो कि V1 V2 क्या है, P1 P2 क्या है। ये तो अपन को पता प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन होता है। तो यहां लिखो, यहां V1 P1 T1 तथा यहां V1 P1 T1 तथा यहां V1 P1 T1 तथा V2 P2 T2 तथा V2 P2 T2 क्रमशः
क्रमशः रेस्पेक्टिवली आयतन, दाब तथा ताप, क्रमशः आयतन, दाब तथा ताप की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं हैं। अंतिम अवस्थाएं हैं लिख दिया होगा आप लोगों ने मेरे हिसाब से, मैं दोबारा बोल देता हूँ। यहाँ V1 P1 T1 तथा यहाँ V1 P1 T1 तथा V2 P2 T2 क्रमशः आयतन, दाब तथा ताप की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 3 से T2 अपॉन T1 का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो लिखो यहाँ पर समीकरण 3 से T2 अपॉन T1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं ना। तो ये हो गया P2 V2 P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया V1 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो इधर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा तो देखना है ना। इधर का इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर है P2 अपॉन V1, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको लाइन तो खींच लेता हूँ। P2 अपॉन P1 और यहाँ पर यह है V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 है। अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले आऊँ मैं, तो ये क्या हो गया V1 अपॉन V2 हो जाएगा ना। इसको इधर लेके जाऊंगा V1 और V2। तो अब देखो यहाँ पर P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है V1 माइनस V2 है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर है, मान लो V1 अपॉन V2 की जो पावर है वह है 5 माइनस 1। क्या है 5 माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आऊं मैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया V1 अपॉन V2, तो ये 1 ही तो हो गया एक तरह से, माइनस हो गया एक तरह से। तो इसको हट जाएगा यहां से, ये 1 हट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा P2 अपॉन P1 V1 अपॉन V2 की पावर क्या बच जाएगी ओनली गामा, क्योंकि मैंने 1 हटा दिया यहां से। ठीक है, गामा माइनस 1 था, यहां से V1 और V2 को अपन ने हटा दिया, मतलब पावर ही कम कर दी ना, ये हटा दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर क्या हो गई गामा हो गई ना। तो अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 4 5 और 6 P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, देखो लिखा था PV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक लिखा था। अब यहां पर क्या लिख देंगे PV की पावर गामा इक्वल टू स्थिरांक, PV की पावर गामा इक्वल टू स्थिरांक, और स्थिरांक कुछ भी हो सकता है अपना। तो ये अपना समीकरण 7 हो गया, और दाब आयतन संबंध ये रहा अपना। तो यहां लिख दो आप लोग समीकरण इसको ऐसा करो आप लोग 4 दे दो, इसको 5, इसको 6, क्योंकि मेरे नोट्स ऐसे ही हैं, मैं नोट्स सेंड भी करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर समीकरण 4 5 व 6 दाब आयतन संबंध को दर्शाती है। समीकरण 4 5 व 6 दाब आयतन संबंध को दर्शाती है। समीकरण 4 5 व 6 दाब आयतन संबंध को दर्शाती है। दाब आयतन संबंध को दर्शाती है। समीकरण 4 5 व 6 दाब आयतन संबंध को दर्शाती है। तो यह आप लोगों ने देख लिया होगा दाब आयतन संबंध। अब देखो अपन उसके बाद ताप आयतन संबंध देखा अपन ने। सबसे पहले ताप दाब संबंध अपन ने सबसे पहले देखा था। ताप आयतन देख लिया, दाब आयतन देख लिया। अब अपन देख रहे हैं ताप दाब संबंध। यहां पर भी अपन को वही करना है जैसे अभी अपन ने लिखा था। आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस नियमों का उपयोग करते हुए अपन ताप दाब संबंध को आराम से
पता लगा सकते हैं क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दो ताप दाब संबंध और लिख लो, इसमें लिखना चाहो तो आदर्श गैस नियमों एवं आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके, आदर्श गैस नियमों एवं आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके ताप आयतन संबंध को ताप दाब संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। ताप आयतन संबंध को ताप दाब संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। ताप आयतन संबंध को ताप दाब संबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर आप लोग T2 T1 ये अपना ताप आयतन संबंध था, और अभी अपन लिखा था आदर्श गैस के लिए क्या होता है P1 V1 इक्वल टू T1 अपॉन P2 V2 अपॉन T2। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था यहाँ पर कि जो ये T2 था इसको इधर ले आया था मैं। अब अपन को करना क्या है, किस किस में संबंध देख रहे हैं, ताप और दाब में संबंध देख रहे हैं अपन, है ना। तो अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, चेंज कुछ नहीं करना कि जो पहले T2 को इधर लेके गए थे V2 को इधर लेके आना। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T1 ऊपर चला जाएगा, T1 अपॉन T2, और ये है भाई P2 अपॉन P1, ठीक है, T1 अपॉन T2 P2 अपॉन P1। अब ये अपना जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर 2 से V1 और V2 का मान एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखो T2 अपॉन T1 इक्वल टू, अब देखो दोनों की पावर क्या, गामा माइनस 1 है। अब आप लोगों को एक बात समझने की है, ज्यादा नहीं, एक ही बात समझोगे बस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अपन ऐसा करते हैं ना, T2 को T2 की तरफ पहुंचा देते हैं, T2 T1 को। तो भाई T2 T1 अपनी जगह पहुंचो तुम लोग। तो ये T2 अपॉन T1 है यहाँ पे, है ये तो पहले ही था। अब इसको मैं लेके जाऊं T2 अपॉन T, इसकी पावर क्या है, साथ में पावर तो जाएगी गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या है P2 अपॉन P1 की पावर क्या है, गामा माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था ना V1 और V2 को हटाया था, तो यहाँ पर T2 और T1 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, T2 अपॉन T1 की पावर तो गामा बच जाएगी, और यहाँ पर P2 अपॉन P1 की पावर क्या बच जाएगी, गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगी, T2 अपॉन T1 की पावर तो गामा, और P2 माइनस P1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर अभी अपन देख रहे थे PV गामा ये वो जो भी है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, T2 की पावर गामा, P1 की पावर गामा माइनस 1, अरे यही है ना, T2 की पावर गामा और P1 की पावर गामा माइनस 1, और T1 की पावर गामा और P2 की पावर गामा माइनस 1। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्थिरांक लिख रहे थे, अभी स्थिरांक खेल रहे थे ना, तो TP, तो T की पावर गामा और P की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं वही अब तक जो लिखते आ रहे, 2 के बाद कौन सा समीकरण है ये, दे दो इसको 3 4 5, 3 4 5 लिख दो यहाँ पर। समीकरण 3 4 व 5, समीकरण 3 4 व 5 ताप दाब संबंध को प्रदर्शित करता है, ताप दाब संबंध को प्रदर्शित करता है, ताप दाब संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब मैं अगर तीनों को एक साथ लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, आप लोग लिखो, इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में, इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में अपन ने देखो 3 स्थिरांक लिखे थे, याद रखना। सबसे पहले क्या लिखा था, टीवी, ये लिखा था टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक, और ये क्या था अपना ताप आयतन था ना, ये क्या था, ताप आयतन। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था पी वी की पावर गामा इक्वल टू स्थिरांक, वो क्या था, ताप दाब संबंध था। और अभी आया टी की पावर गामा पी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू स्थिरांक, ये कौन सा था अपना, ताप दाब संबंध। तो एग्जाम में पूछे तो आराम से आप लोग बता सकते हो रुद्धोष्म प्रक्रमों में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने देख लिया यहाँ पर ताप आयतन संबंध देखा, ताप दाब संबंध देखा और ताप दाब संबंध देख लिया,
लास्ट में ताप दाब है और ये बीच में कुछ और था यार, ताप दाब, दाब आयतन था ना ये तो, दाब आयतन, ये अपना दाब आयतन संबंध था पीवी गामा पीवी की पावर गामा स्थिरांक। तो ये थे अपने तीनों स्थिरांक रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।